भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 316, जो अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड से संबंधित है। यह धारा बताती है कि जब किसी अभियुक्त की मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय द्वारा जांच परीक्षा की जाती है तो उसकी पूरी जांच प्रक्रिया को कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा और इस प्रक्रिया में अभियुक्त के अधिकारों का कैसे ध्यान रखा जाएगा। यह धारा अभियुक्त के बयान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धारा 316 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख। यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान पूरी तरह से और सटीक रूप से दर्ज किए जाएं, क्योंकि ये बयान मुकदमे में महत्वपूर्ण हो सकते हैं और यह अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा करती है। केक जब भी किसी मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त की परीक्षा की जाती है तो ऐसी पूरी परीक्षा जिसमें उससे पूछा गया प्रत्येक प्रश्न और उसके द्वारा दिया गया प्रत्येक उत्तर शामिल है को पूरी तरह से दर्ज किया जाएगा। यह पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं करेगा या जहां वह शारीरिक या अन्य अक्षमता के कारण ऐसा करने में असमर्थ है तो उसके निर्देश और पर्यवेक्षण में उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त न्यायालय के एक अधिकारी द्वारा किया जाएगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कब लागू? जब कोई मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय अभियुक्त की परीक्षा एग्जामिनेशन करता है। यह आमतौर पर तब होता है जब आरोपी को उसके खिलाफ सबूतों के बारे में समझाया जाता है और उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है, जैसे पुरानी सीआरपीसी की धारा 313 के तहत। ओ क्या रिकॉर्ड करना है? ऐसी पूरी परीक्षा, होल ऑफ सच एग्जामिनेशन। इसमें हर सवाल जो अभियुक्त से पूछा गया और हर जवाब जो उसने दिया पूरी तरह से इन फुल दर्ज किया जाएगा। ओ कौन रिकॉर्ड करेगा? 1. पीठासीन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट स्वयं। 2. यदि वह शारीरिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण स्वयं ऐसा नहीं कर सकता तो उसके निर्देश और देख रेख सुपरविजन में उसके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त न्यायालय का कोई अधिकारी, जैसे क्लर्क या स्टेनोग्राफर। महत्व: पूरा और शब्द दर शब्द रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त के बयान को गलत तरीके से पेश न किया जाए या उसमें छेड़छाड़ न की जाए। चैट 2, अभिलेख यदि व्यवहार्य हो उस भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त की परीक्षा की जाती है, या यदि वह व्यवहार्य नहीं है तो न्यायालय की भाषा में। सरल शब्दों में, ओ जो रिकॉर्ड बनाया जाएगा वह यदि संभव हो, इफ प्रैक्टिकेबल, तो उसी भाषा में होगा जिसमें अभियुक्त से सवाल पूछे गए थे और उसने जवाब दिए थे, यानी अभियुक्त की अपनी भाषा में। ओ यदि यह संभव नहीं है, नॉट प्रैक्टिकेबल, तो रिकॉर्ड न्यायालय की आधिकारिक भाषा में होगा। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त के बयान को मूल रूप से सटीक रूप से कैप्चर किया जा सके। 3. अभिलेख अभियुक्त को दिखाया या पढ़कर सुनाया जाएगा, या यदि वह उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें वह लिखा गया है तो उसे उस भाषा में व्याख्या करके सुनाया जाएगा जिसे वह समझता है, और उसे अपने उत्तरों को स्पष्ट करने या उनमें जोड़ने की स्वतंत्रता होगी। सरल शब्दों में, ओ जो रिकॉर्ड अभियुक्त की परीक्षा का बनाया गया है उसे अभियुक्त को या तो दिखाया जाएगा या पढ़कर सुनाया जाएगा। ओ यदि आरोपी उस भाषा को नहीं समझता है जिसमें रिकॉर्ड लिखा गया है, जैसे रिकॉर्ड अंग्रेजी में है और आरोपी अंग्रेजी नहीं समझता, तो उसे उसकी समझ में आने वाली भाषा में अनुवादित करके सुनाया जाएगा, इंटरप्रेटेड। ओ इसके बाद अभियुक्त को अपने जवाबों को स्पष्ट करने, एक्सप्लेन या कुछ और जोड़ने, ऐड टू, की पूरी आज़ादी होगी। महत्व: यह अभियुक्त को अपने बयान की सटीकता की पुष्टि करने और किसी भी गलत फहमी को दूर करने का अंतिम अवसर देता है, जिससे उसके अधिकारों की रक्षा होती है। 4. उसके बाद उस पर अभियुक्त द्वारा और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो अपने हाथ से यह प्रमाणित करेगा कि परीक्षा उसकी उपस्थिति और सुनवाई में हुई थी, और यह कि अभिलेख में अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान का पूर्ण और सही विवरण शामिल है। सरल शब्दों में, ओ रिकॉर्ड की सटीकता की पुष्टि होने के बाद उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने चाहिए।
ओ और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश के भी हस्ताक्षर होने चाहिए। ओ न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को अपने हाथ से एक प्रमाण पत्र सर्टिफाई भी देना होगा जिसमें वह पुष्टि करेगा कि एक परीक्षा उसकी उपस्थिति में और उसके सुनने में इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग हुई थी। डू रिकॉर्ड में अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान का पूर्ण और सही विवरण है। महत्व, यह प्रमाण पत्र रिकॉर्ड की कानूनी वैधता और स्वीकार्यता को बढ़ाता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह एक उचित और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत लिया गया है। परंतुक प्रोवाइजो, जहां अभियुक्त अभिरक्षा में है और इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से उसकी परीक्षा की जाती है, तो उसके हस्ताक्षर ऐसी परीक्षा के 72 घंटे के भीतर लिए जाएंगे। सरल शब्दों में, यदि अभियुक्त जेल या हिरासत में है और उसकी परीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से की गई है, तो उसके हस्ताक्षर उस परीक्षा के 72 घंटे के भीतर ले लिए जाने चाहिए। महत्व, यह आधुनिक तकनीकों के उपयोग की अनुमति देते हुए भी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता को बनाए रखता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लिए गए बयानों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है। 5. इस धारा में कुछ भी सारांश विचारण समरी ट्रायल के दौरान एक अभियुक्त व्यक्ति की परीक्षा पर लागू नहीं माना जाएगा। सरल शब्दों में, यह पूरी धारा अभियुक्त की परीक्षा को विस्तार से रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया सारांश विचारण समरी ट्रायल पर लागू नहीं होगी। ओ सारांश विचारण, यह कम गंभीर अपराधों के लिए एक त्वरित और सरल न्यायिक प्रक्रिया है जहां मामलों का निपटान बहुत तेजी से होता है और विस्तृत रिकॉर्डिंग की आवश्यकता नहीं होती है। महत्व, यह धारा सारांश विचारणों की त्वरित प्रकृति को बनाए रखती है, उन्हें अनावश्यक औपचारिकताओं से बचाती है। इस धारा का समग्र महत्व, अभियुक्त के अधिकार। यह धारा अभियुक्त के संवैधानिक अधिकारों, विशेष रूप से निष्पक्ष सुनवाई और आत्म अभिशंसा सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ संरक्षण के अधिकार को मजबूत करती है। बयानों की प्रामाणिकता, यह सुनिश्चित करती है कि अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान सटीक, स्वैच्छिक और उचित प्रक्रिया के तहत दर्ज किए गए हों, जिससे उनकी कानूनी स्वीकार्यता बढ़ती है। न्यायिक जवाबदेही, न्यायाधीशों मजिस्ट्रेटों पर यह कर्तव्य डालती है कि वे रिकॉर्डिंग प्रक्रिया का उचित पर्यवेक्षण करें और उसकी सटीकता प्रमाणित करें। आधुनिक तकनीक का समावेश, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परीक्षा के लिए प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाता है। प्रक्रियात्मक दक्षता, सारांश विचारणों को इस धारा के दायरे से बाहर रखकर यह सुनिश्चित करती है कि मामूली मामलों का त्वरित निपटान जारी रहे। संक्षेप में, धारा 316 यह अनिवार्य करती है कि मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूरी परीक्षा प्रश्न और उत्तर सहित को पूरी तरह से दर्ज किया जाए, अधिमानतः उसी भाषा में जिसे अभियुक्त समझता है या न्यायालय की भाषा में। रिकॉर्ड को अभियुक्त को पढ़कर, दिखाकर उसकी समझ में आने वाली भाषा में समझाया जाएगा और उसे स्पष्टीकरण जोड़ने का अवसर दिया जाएगा। इसके बाद अभियुक्त और न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जो प्रक्रिया की सटीकता और अपनी उपस्थिति को प्रमाणित करेगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परीक्षा होने पर 72 घंटे के भीतर हस्ताक्षर लेने होंगे। यह धारा सारांश विचारणों पर लागू नहीं होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 317, जो दुभाषीय का सच्चाई से व्याख्या करने के लिए बाध्य होना, इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुली, से संबंधित है। धारा 317, दुभाषीय का सच्चाई से व्याख्या करने के लिए बाध्य होना, यह धारा एक दुभाषीय इंटरप्रेटर की भूमिका और उसकी जिम्मेदारी को स्पष्ट करती है जब उसे किसी आपराधिक न्यायालय में साक्ष्य या बयान का अनुवाद करने के लिए बुलाया जाता है। यह न्यायिक प्रक्रिया की अखंडता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। जब किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी साक्ष्य या बयान की व्याख्या के लिए एक दुभाषीय की सेवाओं की आवश्यकता होती है, तो वह ऐसे साक्ष्य या बयान की सच्ची व्याख्या बताने के लिए बाध्य होगा।
सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कब आवश्यकता होती है? जब किसी आपराधिक न्यायालय को, चाहे मजिस्ट्रेट हो या सत्र न्यायालय, किसी साक्ष्य एविडेंस जैसे गवाह की गवाही या किसी बयान स्टेटमेंट जैसे अभियुक्त का बयान की व्याख्या इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है। यह तब होता है जब गवाह, अभियुक्त या कोई अन्य संबंधित व्यक्ति ऐसी भाषा बोलता है जिसे न्यायालय या अन्य पक्ष नहीं समझते हैं। वो कौन जिम्मेदार है? जो व्यक्ति दुभाषीय इंटरप्रेटर के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहा है, वो क्या करने के लिए बाध्य है? वह बाध्य बाउंड है। वो किसके लिए बाध्य है? ऐसे साक्ष्य या बयान की सच्ची व्याख्या, ट्रू इंटरप्रिटेशन बताने के लिए। इसका मतलब है कि दुभाषी को बिल्कुल वही बात अनुवादित करनी होगी जो बोली गई है, बिना किसी बदलाव, जोड़ तोड़ या अपने व्यक्तिगत विचारों को शामिल किए। उसे तटस्थ और सटीक रहना होगा। इस धारा का महत्व न्याय की अखंडता। यह सुनिश्चित करती है कि न्यायालय में दिए गए साक्ष्य और बयान मूल रूप से सटीक रूप से समझे जाएं। गलत या पक्षपातपूर्ण व्याख्या न्याय के गर्भपात का कारण बन सकती है। निष्पक्ष सुनवाई का सिद्धांत। यह निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का एक महत्वपूर्ण घटक है। यदि किसी गवाह या अभियुक्त को अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने या दूसरों की बात को सही ढंग से समझने के लिए एक दुभाषी की आवश्यकता होती है, तो उस दुभाषी की सत्यनिष्ठा सर्वोपरि है। दुभाषी की कानूनी जिम्मेदारी। यह दुभाषी पर एक कानूनी कर्तव्य डालती है जो उसे अपनी भूमिका में ईमानदार और सटीक रहने के लिए बाध्य करता है। इस धारा का उल्लंघन करने पर दुभाषी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। उदाहरण के लिए झूठी गवाही या न्याय में बाधा डालने के लिए। भाषाई पहुंच। यह सुनिश्चित करती है कि भाषाई बाधाएं न्याय प्राप्त करने में बाधा न बने और जो लोग न्यायालय की भाषा से परिचित नहीं हैं, उन्हें भी अपनी बात कहने और दूसरों की बात समझने का उचित अवसर मिले। संक्षेप में, धारा 317 यह अनिवार्य करती है कि जब किसी आपराधिक न्यायालय में साक्ष्य या बयान का अनुवाद करने के लिए दुभाषी की आवश्यकता होती है, तो दुभाषिया ईमानदारी से और सटीकता के साथ उस साक्ष्य या बयान की सच्ची व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 318 जो उच्च न्यायालय में अभिलेख रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट से संबंधित है। धारा 318 उच्च न्यायालय में अभिलेख। यह धारा उच्च न्यायालयों को यह शक्ति देती है कि वे अपने समक्ष आने वाले मामलों में गवाहों की गवाही और अभियुक्त की परीक्षा को कैसे दर्ज किया जाएगा, इसके लिए अपने स्वयं के नियम बना सकें। यह उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता और उनकी विशेष कार्य प्रणाली को ध्यान में रखती है। प्रत्येक उच्च न्यायालय सामान्य नियम द्वारा उन मामलों में जिनमें उसके समक्ष आते हैं, गवाहों के साक्ष्य और अभियुक्त की परीक्षा को किस तरीके से दर्ज किया जाएगा, यह निर्धारित कर सकता है और ऐसे साक्ष्य और परीक्षा ऐसे नियम के अनुसार दर्ज किए जाएंगे। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ किसके पास शक्ति है? प्रत्येक उच्च न्यायालय, एवरी हाई कोर्ट। ओ कैसे शक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सामान्य नियम द्वारा, बाय जनरल रूल। इसका मतलब है कि उच्च न्यायालय एक औपचारिक नियम या नियमों का सेट बनाएगा जो सभी मामलों पर लागू होगा। ओ क्या निर्धारित करेगा? उच्च न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि एक, गवाहों के साक्ष्य, एविडेंस ऑफ विटनेसेस यानी गवाहों की गवाही। 2, और अभियुक्त की परीक्षा, एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड यानी आरोपी से पूछताछ या उसके बयान को दर्ज करना। 3, इन दोनों को किस तरीके से दर्ज किया जाएगा, मैनर इन विच इट शैल बी टेकन डाउन। ओ किन मामलों में? यह उन मामलों में इन केसेस लागू होगा जो उसके समक्ष आते हैं, कमिंग बिफोर इट। इसमें मूल क्षेत्राधिकार के मामले यदि कोई हो और अपीलीय या पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के मामले भी शामिल हो सकते हैं, जहां उच्च न्यायालय को नए साक्ष्य लेने या अभियुक्त की परीक्षा करने की आवश्यकता हो। ओ परिणाम।
एक बार उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे नियम बना दिए जाने के बाद ऐसे साक्ष्य और परीक्षा ऐसे नियम के अनुसार दर्ज किए जाएंगे। इस धारा का महत्व उच्च न्यायालयों की स्वायत्तता। यह उच्च न्यायालयों को अपनी प्रक्रियात्मक स्वायत्तता बनाए रखने की अनुमति देती है। चूंकि उच्च न्यायालयों में अक्सर जटिल और महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई होती है, उन्हें अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप साक्ष्य रिकॉर्ड करने के तरीके तय करने की आवश्यकता हो सकती है। लचीलापन और अनुकूलन। यह उच्च न्यायालयों को अपनी आवश्यकताओं और उपलब्ध तकनीकी संसाधनों जैसे उन्नत रिकॉर्डिंग उपकरण के अनुसार रिकॉर्डिंग प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने का लचीलापन प्रदान करती है। न्यायिक दक्षता। यह उच्च न्यायालयों को ऐसी प्रक्रियाएं स्थापित करने की अनुमति देती है जो उनकी विशिष्ट कार्यप्रणाली के लिए सबसे कुशल हों, जिससे न्याय प्रदान करने में तेजी आ सकती है। संहिता और विशेष नियमों के बीच संबंध। जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायालयों के लिए विस्तृत नियम प्रदान करती है, जैसे धारा 309, 310, 311, धारा 318 उच्च न्यायालयों को अपने स्वयं के विशिष्ट नियम बनाने का अधिकार देती है, जो संहिता के सामान्य ढांचे के भीतर ही आते हैं। संक्षेप में, धारा 318 प्रत्येक उच्च न्यायालय को यह अधिकार देती है कि वह एक सामान्य नियम बनाकर यह निर्धारित करे कि उसके समक्ष आने वाले मामलों में गवाहों की गवाही और अभियुक्त की परीक्षा को किस तरीके से दर्ज किया जाएगा, और ऐसे साक्ष्य उसी नियम के अनुसार दर्ज किए जाएंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 319, जो कब साक्षी की उपस्थिति से छूट दी जा सकती है और कमीशन जारी किया जा सकता है, when attendance of witness may be dispensed with and commission issued, से संबंधित है। धारा 319 साक्षी की उपस्थिति से छूट और कमीशन जारी करना। यह धारा न्यायालयों और मजिस्ट्रेटों को कुछ परिस्थितियों में गवाहों को व्यक्तिगत रूप से बुलाने से छूट देने और उनकी गवाही दर्ज करने के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति प्रदान करती है। यह गवाहों की सुविधा और न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। एक, जब भी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही के दौरान किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि किसी गवाह की परीक्षा न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, और यह कि ऐसे गवाह की उपस्थिति इतनी देरी, व्यय या असुविधा के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है जो मामले की परिस्थितियों में अनुचित होगी, तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी उपस्थिति से छूट दे सकता है और इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार गवाह की परीक्षा के लिए एक कमीशन जारी कर सकता है। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ कब लागू? जब किसी मामले में जांच, मुकदमा, विचारण या कोई अन्य कानूनी कार्यवाही चल रही हो। ओ न्यायालय या मजिस्ट्रेट को क्या प्रतीत होना चाहिए? एक, गवाह की परीक्षा आवश्यक। यह जरूरी है कि किसी गवाह की गवाही दर्ज की जाए ताकि न्याय हो सके। 2, उपस्थिति अनुचित। गवाह को अदालत में बुलाना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा देरी होगी, बहुत ज़्यादा खर्च आएगा या गवाह को बहुत असुविधा होगी, और ये सब परिस्थितियां मामले के हिसाब से अनुचित होंगी। और न्यायालय या मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? एक, उपस्थिति से छूट। वे गवाह को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दे सकते हैं। 2, कमीशन जारी। वे गवाह की गवाही दर्ज करने के लिए कमीशन जारी कर सकते हैं। कमीशन यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत अदालत किसी अधिकारी, जैसे एक अन्य मजिस्ट्रेट या वकील, को नियुक्त करती है ताकि वह गवाह के पास जाकर उसकी गवाही दर्ज कर सके। गवाह को अदालत में आने की आवश्यकता नहीं होती। वो कैसे जारी करें? कमीशन इस अध्याय X-V के नियमों के अनुसार जारी किया जाएगा। महत्व: यह धारा न्यायालयों को गवाहों की सुविधा और न्याय के सिद्धांतों के बीच संतुलन बनाने का विकल्प देती है। परंतु जहां भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक की गवाह के रूप में परीक्षा न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है, वहां ऐसे गवाह की परीक्षा के लिए एक कमीशन जारी किया जाएगा। सरल शब्दों में, यह एक अपवाद है।
और यदि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक को गवाह के रूप में बुलाना जरूरी है। तो ऐसे मामलों में अदालत को अनिवार्य रूप से एक कमीशन जारी करना होगा। उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के लिए नहीं कहा जा सकता। महत्व: यह उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों को अनावश्यक असुविधा और अपमान से बचाने के लिए है। 2. न्यायालय अभियोजन के लिए किसी गवाह की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करते समय यह निर्देश दे सकता है कि अभियुक्त के व्यय, जिसमें अधिवक्ता की फीस भी शामिल है, को पूरा करने के लिए न्यायालय द्वारा उचित समझी जाने वाली राशि अभियोजन द्वारा संदत्त की जाए। सरल शब्दों में, जब अदालत अभियोजन पक्ष के गवाह की गवाही दर्ज करने के लिए कमीशन जारी कर रही है, तो अदालत यह आदेश दे सकती है कि अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के खर्चों का भुगतान करना होगा। इसमें अभियुक्त के वकील की फीस भी शामिल हो सकती है। अदालत यह तय करेगी कि कितनी राशि उचित है। महत्व: यह सुनिश्चित करता है कि यदि गवाह को अदालत से दूर गवाही देनी है तो अभियुक्त को अपने वकील को वहां भेजने और अन्य खर्चों को वहन करने में कठिनाई न हो। यह निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है। इस धारा का समग्र महत्व: न्यायिक विवेक। यह धारा न्यायालयों को यह तय करने का विवेक देती है कि कब गवाह की व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य नहीं है और कब कमीशन जारी करना उचित है। गवाहों की सुविधा: यह गवाहों, विशेष रूप से दूर रहने वालों, बीमारों या उच्च पद पर आसीन लोगों को अनावश्यक असुविधा से बचाती है। निष्पक्ष सुनवाई: यह सुनिश्चित करता है कि अभियुक्त को कमीशन की कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिले और यदि आवश्यक हो तो अभियोजन पक्ष अभियुक्त के खर्चों का भुगतान करे। उच्च पदों का सम्मान: यह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और प्रशासकों जैसे उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के लिए अनिवार्य कमीशन का प्रावधान करके उनके पद की गरिमा बनाए रखता है। संक्षेप में, धारा 319 न्यायालयों को गवाहों की उपस्थिति से छूट देने और कमीशन जारी करने की शक्ति देती है यदि उनकी उपस्थिति से अनुचित देरी, खर्च या असुविधा होती है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों आदि के लिए कमीशन अनिवार्य है। अभियोजन पक्ष को अभियुक्त के खर्चों का भुगतान करने का आदेश भी दिया जा सकता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 320 जो कमीशन किसे जारी किया जाएगा, कमीशन टू हुम टू बी इश्यूड से संबंधित है। यह धारा उन अधिकारियों या न्यायालयों को स्पष्ट करती है जिन्हें गवाह की गवाही दर्ज करने के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है, खासकर जब गवाह उस अदालत के क्षेत्राधिकार के बाहर हो जो मामले की सुनवाई कर रही है। धारा 320 कमीशन किसे जारी किया जाएगा। यह धारा न्यायिक प्रक्रिया को भौगोलिक सीमाओं से परे सुविधाजनक बनाने का प्रावधान करती है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि गवाहों की गवाही, चाहे वे कहीं भी हों, कानूनी रूप से दर्ज की जा सके। वो एक, यदि गवाह उन राज्य क्षेत्रों, टेरिटरीज के भीतर है जहां तक यह संहिता का विस्तार है, तो कमीशन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जाएगा जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार के भीतर गवाह पाया जाता है। सरल शब्दों में, अगर गवाह भारत के उस हिस्से में है जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS लागू होती है, तो गवाही दर्ज करने का कमीशन उस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट CJM को भेजा जाएगा जिसके इलाके, स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह गवाह रहता है या पाया जाता है। महत्व: यह सामान्य और सबसे आम स्थिति है जहां गवाह देश के भीतर ही है और संहिता के तहत आता है। 2. यदि गवाह भारत में है लेकिन एक ऐसे राज्य या क्षेत्र में है जहां तक यह संहिता का विस्तार नहीं है, तो कमीशन ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट करे। सरल शब्दों में, अगर गवाह भारत में ही है लेकिन किसी ऐसे राज्य या क्षेत्र में है जहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS अभी लागू नहीं हुई है, ऐसी स्थिति पहले जम्मू कश्मीर में थी,
हालांकि अब पूरी बीएनएसएस भारत में लागू है, यह एक सैद्धांतिक प्रावधान बना हुआ है। ओ तो कमीशन सीधे सीजेएम को नहीं भेजा जाएगा, इसके बजाय यह ऐसे न्यायालय या अधिकारी को भेजा जाएगा जिसे केंद्र सरकार एक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट करे। महत्व: यह उन क्षेत्रों के लिए एक प्रावधान है जो मुख्य संहिता के दायरे से बाहर हो सकते हैं, जिससे केंद्र सरकार ऐसे मामलों में गवाही लेने के लिए विशेष व्यवस्था कर सके। 3. यदि गवाह भारत के बाहर किसी देश या स्थान पर है और केंद्र सरकार ने ऐसे देश या स्थान की सरकार के साथ आपराधिक मामलों से संबंधित गवाहों के साक्ष्य लेने के लिए व्यवस्था की है, तो कमीशन ऐसे प्रारूप में जारी किया जाएगा, ऐसे न्यायालय या अधिकारी को निर्देशित किया जाएगा और ऐसे प्राधिकारी को पारेषण ट्रांसमिशन के लिए भेजा जाएगा जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में विहित करे। सरल शब्दों में, ओ अगर गवाह भारत के बाहर किसी दूसरे देश या जगह पर है, ओ और भारत सरकार केंद्र सरकार ने उस विदेशी देश की सरकार के साथ एक समझौता अरेंजमेंट किया है ताकि आपराधिक मामलों में गवाहों की गवाही ली जा सके। ये आमतौर पर आपसी कानूनी सहायता संधियां, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज, MLATs होती है। ओ तो कमीशन एक विशेष प्रारूप फॉर्म में जारी किया जाएगा जो समझौते के अनुसार होगा। ऐसे न्यायालय या अधिकारी को भेजा जाएगा जिसे केंद्र सरकार तय करे जो विदेशी देश में गवाही लेगा, और इसे ऐसे प्राधिकारी अथॉरिटी को भेजा जाएगा ताकि वह इसे आगे ट्रांसमिशन उस विदेशी देश को भेजे, जैसे विदेश मंत्रालय या केंद्रीय प्राधिकरण। यह सब कुछ केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके निर्धारित करेगी। महत्व: यह प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे गंभीर आपराधिक मामलों में विदेशी गवाहों की गवाही लेना संभव हो सके, जो आधुनिक अपराधों की प्रकृति को देखते हुए महत्वपूर्ण है। इस धारा का समग्र महत्व: क्षेत्राधिकार का विस्तार। यह धारा न्यायालयों को उन गवाहों की गवाही लेने में सक्षम बनाती है जो उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर हैं, जिससे न्याय का दायरा बढ़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: यह विशेष रूप से भारत के बाहर के गवाहों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी सहयोग के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करती है। दक्षता और पहुंच: यह सुनिश्चित करती है कि भौगोलिक दूरी के कारण गवाही छूट न जाए, जिससे न्याय प्रणाली की दक्षता और पहुंच बढ़ती है। सरकारी विनियमन: यह केंद्र सरकार को उन क्षेत्रों और देशों में कमीशन जारी करने की प्रक्रिया को विनियमित करने का अधिकार देती है जहां सीधे संहिता के प्रावधान लागू नहीं होते हैं या जहां विदेशी संबंध शामिल हैं। संक्षेप में, धारा 320 यह निर्धारित करती है कि यदि गवाह संहिता के विस्तार वाले क्षेत्रों में है तो कमीशन सीजेएम को, यदि वह भारत में ही है लेकिन संहिता के विस्तार के बाहर है तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकारी को, और यदि वह भारत के बाहर है और अंतर्राष्ट्रीय समझौता है तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप अधिकारी और प्राधिकरण को कमीशन जारी किया जाएगा।